हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार झा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है हेल्थ एंड डिजीज़ में, वो टॉपिक होगा एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज़। आज हम लोग एंटीजेंस और एंटीबॉडीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो जनरली हम लोग देखते हैं तो एंटीजेंस जो होता है वो क्या होता है, सबसे पहले हम लोग यही पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा एंटीजेंस के बारे में। देखो, एंटीजेंस को हम लोग एक और नाम दे सकते हैं, इसको हम लोग इम्यूनोजेन भी बोलते हैं। देखो, इम्यून सिस्टम आप पढ़ चुके हो, है ना। इम्यून सिस्टम आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो इम्यून सिस्टम में आपने क्या पढ़ा है कि ये वो सिस्टम होता है जो हमारे बॉडी को पैथोजेनिक इफेक्ट से बचाता है या फिर उसके टुवार्ड्स काम करता है, उसके अगेंस्ट काम करता है। मतलब हमारे बॉडी को कहीं ना कहीं ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम पैथोजेनिक एक्टिविटीज़ और फॉरेन पार्टिकल्स एक्टिविटीज़। ओके, तो स्पेशली अगर हम लोग एंटीजेन के बारे में बात करें तो मैं बोल रहा हूँ इम्यूनोजेन। इम्यूनो समझ ही रहे हो, इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा क्षमता जिसको बोलते हैं हमारे बॉडी का। और जेन का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूशन। मतलब एंटीजेन या इम्यूनोजेन वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? तो इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करने के लिए, इम्यून सिस्टम को इंड्यूस करने के लिए या उसको एक्टिवेट करने के लिए। ठीक, तो हम कह सकते हैं दीज आर सम स्पेसिफिक केमिकल्स या फिर पैथोजेंस या फिर टॉक्सिन्स भी कह सकते हैं ना। ये केमिकल हो सकता है, पैथोजेन हो सकता है, टॉक्सिन हो सकता है, which induce our immune system for its disposal, है ना। जो उसके डिस्पोजल के लिए, फॉर देयर डिस्पोजल मैं कर देता हूँ, फॉर देयर डिस्पोजल, है ना। एक्चुअली में ये कुछ स्पेसिफिक टाइप के केमिकल्स हो सकते हैं, पैथोजेंस हो सकते हैं या टॉक्सिन्स हो सकते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को इंड्यूस करता है। किस लिए इंड्यूस करता है? उसके डिस्पोजल के लिए, है ना। डिस्पोजल कौन करेगा? डिस्पोजल ऑफ एंटीजेन कॉमनली टेक प्लेस बाय एंटीबॉडीज, है ना। एंटीबॉडीज जो होता है ना, वही क्या करता है? इस एंटीजेंस का डिस्पोजल करता है। ओके, क्लियर है बात। जनरली आप देखोगे तो एंटीजेन प्रोड्यूसिंग सेल्स जो होते हैं हमारे बॉडी में, जो एंटीजेन को इंड्यूस करते हैं, तो बेसिकली 3 टाइप के सेल्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। 3 एंटीजेंस प्रोड्यूसिंग सेल्स, है ना। 3 टाइप के एंटीजेन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं। ओके, जो एंटीजेन और एंटीबॉडीज के इंटरेक्शन में हेल्प करते हैं, आप ये भी कर सकते हो। तो ये क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहला क्या हो जाएगा? दैट इज फैगोसाइट्स। क्या हो जाएगा? फैगोसाइट्स, ठीक ना। या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं मैक्रोफेग्स। मैक्रोफेग्स, देखिए मैक्रोफेग सेल्स आपको याद होगा, मैंने बताया था कि ये हिस्टोसाइट हो सकता है, ये आपका प्लाज्मा सेल्स हो सकता है जो कि पाया जाता है किसमें? टिश्यूज़ वगैरह में पाया जाता है ना, स्पेशली कनेक्टिव टिश्यूज़ में पाया जाता है ये। ठीक, तो मैक्रोफेग्स हो सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है?
तो डेंड्राइटिक सेल हो सकता है। एक्चुअली में डेंड्राइटिक सेल जो होते हैं ना उसमें साइटोप्लाज्मिक कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है। आपको याद होगा न्यूरॉन्स में डेंड्राइट्स पढ़े होंगे आप, तो कुछ इस टाइप का प्रोजेक्शन पाया जाता है उसमें, तो साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन पाया जाता है। डेंड्राइटिक सेल जो होता है ना उसमें पाया जाता है साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन। ओके, तो इसी को हम लोग बोलते हैं डेंड्राइटिक सेल। एक्चुअली में ये हमारे सीरम में पाया जाता है या फिर बॉडी के अलग अलग हिस्सों में पाया जाता है। ठीक, तो डेंड्राइटिक सेल भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर एंटीजेनिक एक्टिविटीज। एंटीजेनिक एक्टिविटीज के लिए ये भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट एक और सेल होगा दैट इज बी सेल, क्योंकि बी सेल्स जो होता है इसी के द्वारा क्या होता है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है। आपको याद होगा मैंने बताया था टी सेल और बी सेल, एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स होता है ये सब। तो बी सेल्स, ओके, तो ये 3 टाइप के सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंटीजेन के प्रोडक्शन के लिए, एंटीजेनिक एक्टिविटीज के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग कि आखिर ये एंटीजेन का केमिकल नेचर क्या हो सकता है, हम लोग ये देख लेते हैं। केमिकल नेचर एंटीजेन का, देखिए अगर केमिकल नेचर आप एंटीजेन का देखो तो मैंने अभी आपको बताया कि ये टॉक्सिन हो सकता है, ये केमिकल्स हो सकता है, डिफरेंट टाइप के केमिकल्स जो हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करे, या फिर पैथोजेंस हो सकता है, पैथोजन के द्वारा प्रोड्यूस होने वाले टॉक्सिन्स भी हो सकते हैं। ओके, अगर हम लोग देखते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ मतलब कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से देखें तो बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि प्राय एंटीजेन या तो प्रोटीन का होता है या फिर कार्बोहाइड्रेट का होता है, पॉलीसेकेराइड का होता है। तो कॉमनली मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, दैट इज पॉलीसेकेराइड। ठीक ना, पॉलीसेकेराइड का हो सकता है। एक और बात, कभी कभी ये दोनों का कंपोजिशन भी होता है ना, मतलब क्या कि कोपोलीमर हो सकता है, कोपोलीमर ऑफ एमिनो एसिड एंड मोनोसेकेराइड्स, है ना, ये इसका कोपोलीमर भी हो सकता है। जनरली ऐसा देखा गया है कि एक एंटीजेंस जो होते हैं ना, जो हमारे बॉडी में ट्रिगर करते हैं इम्यून सिस्टम को, इंड्यूस करते हैं इम्यून सिस्टम को प्रॉपर वे में फंक्शन करने के लिए, तो वो क्या हो सकते हैं, कोपोलीमर हो सकते हैं, अमीनो एसिड और मोनोसेकेराइड का, या फिर या तो डायरेक्टली अमीनो एसिड का पॉलीमर हो सकता है, मतलब होमोपोलीमर हो सकता है प्रोटीन का, या फिर कार्बोहाइड्रेट का मतलब पॉलीसेकेराइड हो सकता है। तो जनरली हम लोग देखते हैं तो कुछ ऐसा ही मिलेगा आपको। अब अगर हम लोग उसके केमिकल नेचर के हिसाब से एक और चीज़ देख सकते हैं तो हम पाएंगे क्या कि बेसिकली ये जो अमीनो एसिड होता है ना वो 2 टाइप का बताया जाए, सॉरी अमीनो एसिड नहीं, एंटीजेंस 2 टाइप का बताया गया। एक को हम लोग बोलते हैं सिंपल वे में कह सकते हैं कंप्लीट एंटीजेंस, और एक को बोलते हैं इनकम्प्लीट एंटीजेंस। ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन कर सकते हैं एंड मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से भी कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से, एक्शन और मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से क्या हो जाएगा, कंप्लीट एंटीजेंस। मतलब देयर आर नो एनी अदर फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग इट्स एक्टिविटीज, मतलब ये अपने आप काम कर सकता है, कंप्लीट एंटीजेंस। और एक क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट एंटीजेंस। क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट एंटीजेंस। देखो इनकम्प्लीट एंटीजेंस जो होता है ना उसको हम लोग हैप्टेंस भी बोलते हैं। जनरली इनकम्प्लीट एंटीजेंस जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैप्टेंस। हैप्टेंस मतलब इसको कोई ना कोई एडिशनल मैटर चाहिए, है ना, एडिशनल मैटर के साथ मिल करके अपने एक्टिविटीज को सॉल्व आउट करता है।
और इसका मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से देखें तो कॉमनली इसका जो कंप्लीट एंटीजेंस होता है ये इक्विवेलेंट टू या फिर मोर देन 8000 डाल्टन हो सकता है ना। मतलब 8000 या 8000 से ज़्यादा डाल्टन वाले जो मॉलिक्यूलर मास के जो कार्बोहाइड्रेट हो या फिर प्रोटीन हो या दोनों का पॉलीमर हो, उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एंटीजेंस, क्योंकि वो सेल्फ डिपेंडेंट काम करता है, खुद से अपना काम कर सकता है। जबकि इनकम्प्लीट एंटीजेंस जो होते हैं उसका मॉलिक्यूलर मास कंपैरेटिवली इससे कम होता है। क्या होता है? लो मॉलिक्यूलर मास। मतलब वो क्या है, किसी दूसरे एडिशनल मैटर के साथ मिलकर के उसके बाद कुछ काम करेगा। ओके, अगर हम लोग देखते हैं, जहाँ तक मैंने बताया कि एंटीजेन इंड्यूसिंग सेल्स या एंटीजेन प्रोड्यूसिंग सेल्स जो होते हैं उसको अगर मैं बात करूँ तो उसके हिसाब से भी हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। देखिए क्या है, तो एक हो जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे सेल्फ सेल और एक हो जाएगा नॉन सेल्फ सेल। मतलब जब हमारे बॉडी का अपना सेल ही एंटीजेनिक एक्टिविटी शो आउट करने लगे तो उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ सेल, और ऐसे सेल ऐसे एंटीजेन को हम लोग बोलते हैं ऑटो एंटीजेन। क्या बोलते हैं उसको? ऑटो एंटीजेन। मतलब कि वो खुद ही, मतलब खुद से ही अपने एक्टिविटीज का, अपने सेल के द्वारा एक्टिविटीज को शो आउट करता है। लेकिन इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फॉरेन एंटीजेंस। मतलब ये फॉरेन एक्टिविटीज के द्वारा, मतलब फॉरेन पार्टिकल्स हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरसेस हो सकता है, कोई केमिकल्स हो सकता है, कोई टॉक्सिक मटेरियल्स हो सकता है। तो फॉरेन पार्टिकल्स जो होंगे ना, उस फॉरेन पार्टिकल्स की वजह से ये एंटीजेनिक एक्टिविटीज आएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फॉरेन। जैसे क्या? डस्ट, जैसे डस्ट हो गया, वायरसेस हो गया, वायरस हो गया, डस्ट हो गया, ठीक ना, पॉलन ग्रेन्स हो गया, क्योंकि आपको पता होगा पॉलन ग्रेन से भी क्या होता है, एंटीजेनिक एक्टिविटी शुरू होता है। तो पॉलन ग्रेन्स हो सकता है, पॉइजन्स हो सकता है, एडिशन। ओके, तो ये हो गया नॉन सेल्फ सेल्स वाला। और ऑटोजेन वाला क्या हो जाएगा? ऑटो एंटीजेंस जो होते हैं वो क्या होता है, जैसे मान लो आपके बॉडी के अंदर मान लीजिए ब्लड ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, तो उसकी वजह से जो एंटीजेनिक एक्टिविटीज़ होता है, या फिर हमारे एलर्जिक डिजीज हमारे बॉडी में डेवलप कर जाता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिसको हम लोग बोलते हैं। क्या होता है? एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, है ना। जैसे वर्टिलाइगो वगैरह होता है, तो अपने ही बॉडी के सेल को क्या करता है? रिस्पॉन्सिबल करता है, मतलब इम्यून सिस्टम को टारगेट ट्रिगर कर देता है अपने बॉडी के सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए। रिमेटिड आर्थराइटिस जैसे हो गया, तो ये सब क्या होता है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जो सेल्फ ऑटो एंटीजन जो होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये हमारा है क्या? वेरियस टाइप के एंटीजेंस जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अलग अलग टाइप के एक्टिविटीज़ के लिए। अब अगर हम लोग देखें तो एंटीजेंस के अगर हम लोग पार्ट्स देखते हैं, मतलब देखो चूंकि एंटीजन काफ़ी बड़ा मॉलिक्यूल्स होता है, मैंने बताया कि लार्जर मास होता है, इसका लार्जर मॉलिक्यूलर मास होता है। तो अगर हम लोग उसको देखें तो हम लोग उसको फिर बोलते हैं, उसका कुछ पार्ट होता है जहाँ पे एंटीबॉडी अटैक करता है, एक टारगेट होता है, एक साइट होता है जहाँ पे एंटीबॉडीज जो है उस एंटीजन के ऊपर अटैक करता है। उस टारगेट को हम लोग बोलते हैं एपिटॉप्स। देखिए, दो टर्म आपको समझना है, एक है एपिटॉप्स और एक टर्म है आपको पैराटॉप्स। देखिए, ये दो टर्म समझो आप। देखो, मान लो ये एंटीजन है, तो इस एंटीजन के ऊपर डिफरेंट साइट्स अवेलेबल होते हैं। मान लो ये सब अलग अलग साइट अवेलेबल है एंटीजन के ऊपर। ये वो साइट है जो एंटीबॉडीज को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, या एंटीबॉडीज को अपने ऊपर अटैचमेंट का साइट प्रोवाइड करता है। इसको बोलते हैं एंटीबॉडीज डिटर्मिनेंट साइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीबॉडीज डिटर्मिनेंट साइट।
इसी को हम लोग बोलते हैं इपीटॉप्स। एक्चुअली में इसी वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि एंटीबॉडी जो होता है वो एक्चुअली में कॉमनली बाइसेप्ट होता है ना, इसका शेप जो होता है कॉमनली बाइसेप्ट होता है, इस तरह का कुछ शेप है। ओके, तो ये एंटीबॉडी जो होता है ना वो इसके ऊपर अटैच करता है। तो अटैच कैसे करेगा, जैसे मान लो इस तरह से ऐसे अटैच किया, ये अटैचमेंट हुआ इसका। तो ये जो एंटीबॉडी जिसके ऊपर अटैच करता है ना, जिस साइट के ऊपर, दैट साइट दैट इज एंटीबॉडीज डिटरमाइनिंग साइट होता है, दैट साइट इज कॉल्ड इपीटॉप्स। उसी को हम लोग बोलते हैं इपीटॉप्स, जहाँ पे जो एंटीजेंस के ऊपर पाया जाता है। तो एक टर्म और क्या है, पैराटॉप्स। तो पैराटॉप्स क्या है भाई, एक्चुअली में पैराटॉप्स वो पार्ट होता है एंटीबॉडीज का कह सकते हो, या फिर वो पार्ट होता है लिम्फोसाइट का भी, जो इपीटॉप्स को अपने ऊपर अटैचमेंट के लिए साइट प्रोवाइड करता है। मतलब अगर ये इपीटॉप्स है, ये हिस्सा अगर इपीटॉप्स है, तो ये वाला जो हिस्सा होगा ना, ये वाला जो हिस्सा होगा इसके ऊपर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैराटॉप्स। इसको हम लोग बोलेंगे पैराटॉप्स। मतलब इपीटॉप्स और पैराटॉप्स एक दूसरे के ऊपर अटैच करता है प्रॉपर वे में, ठीक। और इसी अटैचमेंट की वजह से क्या होता है, एंटीबॉडी एंटीजेनिक इंटरेक्शन शुरू हो जाता है। तो इपीटॉप्स क्या हो गया, जनरली हम कह सकते हैं कि ये वो साइट होता है एंटीजेन का जो लिम्फोसाइट के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है। इपीटॉप्स क्या होता है, कौन सा लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, चूंकि वही बनाता है इस चीज़ को। तो बी लिम्फोसाइट के द्वारा डिटरमाइनिंग साइट होता है एंटीजेन के ऊपर, जो रिस्पॉन्सिबल करता है एंटीबॉडीज को उस पर्टिकुलर साइट पे अटैचमेंट के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं इपीटॉप्स। और लिम्फोसाइट के अंदर जो पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है एंटीबॉडीज बनाने के लिए, क्योंकि एंटीबॉडीज स्पेशल टाइप का होता है ना, कुछ स्पेसिफिक नेचर का होता है, तो उस साइट को हम लोग बोलते हैं पैराटॉप्स, ठीक ना। तो पैराटॉप्स जो होता है बेसिकली कह सकते हो आप क्या, कि ये लिम्फोसाइट का पार्ट हो सकता है, जबकि इपीटॉप्स जो होता है वो एंटीजेंस का पार्ट होता है। और इसी दोनों के इंटरेक्शन की वजह से एंटीबॉडीज बनता है, जो एंटीबॉडीज उस पर्टिकुलर साइट पे अटैच करता है और उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, उसको लाइसिस करता है, अलग अलग टाइप के एक्टिविटीज शो आउट करता है, जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसी वीडियो में एंटीबॉडीज़ के बारे में। ओके, तो अब हम लोग एंटीजन आप समझ गए होंगे, एंटीजन क्या होता है, उसकी क्या एक्टिविटीज़ है, कैसे कैसे वो काम करता है और उसका क्या नेचर होता है, ये आप समझ गए होंगे। तो बेसिक बात जो इसका आपको यही समझ में आना चाहिए कि एंटीजन वो मॉलिक्यूल्स होता है, वो एक्सटर्नल या इंटरनल मॉलिक्यूल्स होता है, जो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है उसके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीजेंस। क्लियर है बात। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एंटीबॉडीज का, ठीक। तो हम लोग देखेंगे अब क्या, एंटीबॉडीज। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखने जा रहे हैं एंटीबॉडीज। देखिए एंटीबॉडीज़ के बारे में अगर देखो, ये एंटीबॉडीज़ का मैंने एक कार्टून बना दिया है जो एनसीईआरटी में भी अवेलेबल है। तो एंटीबॉडी जो होता है वो क्या होता है, एंटीजेन को न्यूट्रलाइज करने वाला एजेंट होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये होता क्या है। देखो एंटीबॉडीज अगर आप देखोगे तो केमिकली एंटीबॉडी जो होता है ये होता है ग्लाइकोप्रोटीन। ये क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट और एमिनो एसिड का कॉम्बिनेशन है ग्लाइकोप्रोटीन। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसी ग्लाइकोप्रोटीन को हम लोग एक और नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड इम्यूनोग्लोबिन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इम्यूनोग्लोबिन। और इसी इम्यूनोग्लोबिन की वजह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आईजी से। हम लोग इस इम्यूनोग्लोबिन को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, आईजी। अगर आप देखिएगा इसका नेचर क्या होता है, तो बेसिकली केमिकल नेचर तो आप देख ही रहे हो, ग्लाइकोप्रोटीन होता है या इम्यूनोग्लोबिन होता है जिसको हम लोग आईजी बोल रहे हैं। अगर आप इसका देखिएगा नेचर क्या होता है, तो ये एक्चुअली में स्पेसिफिक होता है। मैंने पहले भी बात किया था इस पर कि इम्यूनोग्लोबिन या एंटीबॉडी जो होता है वो स्पेसिफिक होता है, एक स्पेसिफिक टाइप के एंटीजन के लिए ये प्रोड्यूस होता है। तो इसका नेचर क्या है,
ये स्पेसिफिक नेचर का होता है, कुछ पर्टिकुलर टाइप का होता है। ओके, अगला इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपके प्लाज्मा के प्रोटीन में इसका हिस्सा लगभग 20% है, अबाउट 20% ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, है ना। प्लाज्मा प्रोटीन का लगभग ये 20% हिस्सा कंसिस्ट करता है आपका इम्यूनोग्लोबुलिन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है हमारा कि आप देख रहे होंगे इसके स्ट्रक्चर में आप देख रहे होंगे, मैं अलग से लिख देता हूँ। अगर हम लोग बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर का, तो इसके स्ट्रक्चर में देखिए ये दो जो आप देख रहे हो ना, ये वाला जो चेन आप देख रहे हो एमिनो एसिड का चेन है, एमिनो एसिड का चेन है, और ये वाला भी एमिनो एसिड। तो इस एमिनो एसिड का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, ज़्यादा होगा, और इस एमिनो एसिड का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, कम होगा। तो हैवी और लाइटर चेन का कॉम्बिनेशन है इसका, जिसमें हैवी चेन कितना है 1 और 2, और लाइटर चेन भी कितना है 1 और 2, है ना। तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, H2L2, जहां H फॉर हैवी चेन एंड L फॉर लाइटर चेन। ये दो टाइप का चेन अवेलेबल है, ठीक। अगला स्ट्रक्चर की बात के बारे में कि आप जो हैवी चेन और लाइटर चेन जो आप देख रहे हो, इसके अंदर आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड मिल रहा है। क्या मिल रहा है, डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये डाइसल्फाइड बॉन्ड मतलब क्या है, देखिए कुछ इस टाइप का बॉन्ड है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है, देख रहे हो, डाइसल्फाइड बॉन्ड है ना, सब डाइसल्फाइड बॉन्ड है। तो अगर आप हैवी चेन के अंदर देखोगे तो कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड है, देखिए अगर सिर्फ और सिर्फ हैवी चेन में आप देखोगे तो देखिए 1 2 है ना, 1 2 इधर भी हो जाएगा तो 4 हो गया। 4 पेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, 4 पेयर्स हो गया, प्लस देखिए 5 पेयर्स, 6 पेयर्स, 7 8 9 और 10। तो सिर्फ और सिर्फ हैवी चेन में, मैं क्या बात कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ हैवी चेन में जो नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं वो कितने हो सकते हैं, 10 पेयर्स। कितने हो सकते हैं, 10 पेयर्स। और अगर लाइट चेन में आप देखोगे तो कितना मिलेगा, 1 2 3 4 मिलेगा आपको, किसमें, लाइट चेन में। तो लाइट चेन में कितना मिलेगा, 4 पेयर्स। 4 पेयर्स मिलेगा आपको लाइट चेन में। और देखिए 2 पेयर्स जो है वो क्या है, इंटरमीडिएट है, मतलब लाइट और हैवी दोनों के बीच में। तो इंटरमीडिएट में आपको क्या मिलेगा, इंटरमीडिएट में आपको क्या मिलेगा, 2 पेयर्स। ओके, क्योंकि ये सबसे क्वेश्चन बन सकता है, ओके, इसीलिए मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया है आपको। अब अगला इंपॉर्टेंट बात, ये जो साइट आप देख रहे हो, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो, दैट इज एंटीजेन बाइंडिंग साइट। ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीजेन बाइंडिंग साइट। आपको याद होगा इपीटॉप्स मैंने जो बताया था, है ना, इपीटॉप्स जो एंटीजेन का होता है ना, वो यहीं पे अटैच करता है। एंटीजेन का जो इपीटॉप्स होता है वो इसी हिस्से में अटैच करेगा। ओके, तो ये एंटीजेन बाइंडिंग साइट है। यहाँ भी देखिए एंटीजेन बाइंडिंग साइट है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप एक एंटीबॉडीज के अंदर पाओगे, एंटीबॉडीज के स्ट्रक्चर में देखोगे, तो इसको हम 2 डिफरेंट रीजन में बांट सकते हैं, 2 डिफरेंट जोन में बांट सकते हैं। एक जोन जो हमारा होगा वो वेरिएबल जोन है, मतलब वो वेरी करता है, उसका शेप और साइज वेरी करता रहता है। और एक जोन जो है दैट इज कांस्टेंट, वो रिमेन्स रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। तो ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो ना, दैट इज वेरिएबल जोन, मतलब इसमें कुछ चेंजेस होता है अकॉर्डिंग टू एपिटॉप्स प्रेजेंट ओवर द एंटीजेंस। एंटीजेन के ऊपर जो एपिटॉप्स प्रेजेंट होता है ना, उसके हिसाब से उसका शेप साइज ये सब वेरी करता रहता है। ओके, तो ये वाला जोन क्या है मेरा, वेरिएबल जोन है,
जबकि ये वाला जोन जो मेरा आप देख रहे हो ना, ये नॉन वेरिएबल जोन है, ये चेंज नहीं करता, ये एज इट इज रखता है। तो ये क्या होता है, नॉन वेरिएबल जोन है ये। ओके, ये है आपका नॉन वेरिएबल जोन। तो वेरिएबल और नॉन वेरिएबल जोन, वेरिएबल जोन अकॉर्डिंग टू एडजस्ट करता है वो शेप और साइज के हिसाब से जो इपीटॉप्स के ऊपर है। नॉन वेरिएबल जोन कांस्टेंट होता है, वो बेसिक स्ट्रक्चर, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना एंटीबॉडीज का, उसको वो मेंटेन करता है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि इसका फॉर्म्स क्या होता है। तो देखो फॉर्म्स अलग अलग हो सकता है, मोनोमेरिक हो सकता है, डाइमेरिक हो सकता है, पॉलीमेरिक भी होता है, पेंटामेरिक होता है, तो अलग अलग टाइप का फॉर्म्स होता है। ठीक ना, मतलब अकॉर्डिंग टू फंक्शन इसका अलग अलग फॉर्म्स है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज का। इंपॉर्टेंट है आपके लिए टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। देखिए अकॉर्डिंग टू फंक्शन और उसके बॉडी, उसके स्ट्रक्चर, फंक्शन और स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो एंटीबॉडीज का 5 टाइप्स बताया गया है। देयर आर बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज जो है उसको बताया गया है। दैट इज व्हाट, आईजी तो कॉमन ही होगा, आईजी तो कॉमन ही होगा। सो द फर्स्ट टाइप इज आईजीए। पहला टाइप मेरा क्या है, आईजीए। बी और सी आपको छोड़ देना है, बी और सी नहीं है, आईजीबी नहीं है, आईजीसी नहीं है, आईजीडी है। फिर क्या है, आईजीडी। नेक्स्ट हमारा जो टाइप क्या हो जाएगा, डी के बाद क्या होता है, ई। तो नेक्स्ट हमारा टाइप हो जाएगा आईजीई, इम्यूनोग्लोबिन ई टाइप जिसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद आपको हो जाएगा आईजीजी। क्या हो जाएगा, आईजीजी। और लास्ट आपका होगा दैट इज आईजीएम। क्या होगा, आईजीएम। ये 5 टाइप का एंटीबॉडीज बताया गया है जनरली एंटीजेनिक एक्शन को कंट्रोल करने के लिए। तो सबका अपना अपना नेचर है, सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। हम लोग कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। हालांकि आपके एनसीईआरटी में प्रॉपर डिटेल नहीं दिया गया है, लेकिन आप देखिएगा जब आप उसको पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि कुछ कुछ के बारे में आपका एक्सप्लेनेशन स्पेशली ये दोनों के बारे में दिया गया है। ओके, तो मैं आपको सारे के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल्स कर देता हूँ। अब देखिए अगर आईजीए को देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं आईजीए को। आईजीए को अगर आप देखते हैं तो जनरली कहा जाता है कि इस टाइप का इम्यूनोग्लोबिन या तो मोनोमेरिक फॉर्म में हो सकता है या डाइमेरिक फॉर्म में हो सकता है। ये क्या हो सकता है, आइदर मोनोमेरिक और क्या डाइमेरिक हो सकता है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है ना मैं वो आपको बता रहा हूँ, या तो यह मोनोमेरिक हो सकता है या डाइमेरिक हो सकता है। अगला इंपॉर्टेंट बात क्या है भाई कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे बॉडी का जो सेक्रीशन होता है ना, जो इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है, उस सेक्रीशन में पाया जाता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, कॉमनली अकर इन बॉडी सेक्रीशन, है ना, बॉडी सेक्रीशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि ये बॉडी के सेक्रीशन के अंदर पाया जाता है। बॉडी का सेक्रीशन क्या हो सकता है, याद रखना है आपको। ये हो सकता है कोलोस्ट्रम, इसकी चर्चा एनसीईआरटी में की गई है। ये क्या हो सकता है, कोलोस्ट्रम हो सकता है, ये सैलिवा हो सकता है, बॉडी का सेक्रीशन है, ये सैलिवा हो सकता है ना। म्यूकस हो सकता है, बॉडी का सेक्रीशन है, म्यूकस हो सकता है, टीयर्स हो सकता है, बॉडी का सेक्रीशन है ना। बेसिकली यही इन्हीं सारी चीज़ों में ये हो सकता है, मतलब कि सैलिवा हो गया, म्यूकस हो गया, टीयर्स हो गया, ये इन सारी चीज़ों में हो सकता है। तो मैं एक ही चीज़ लिख देता हूँ यहाँ पे। फंक्शन चूंकि एंटीबॉडी है तो क्या करेगा भाई, तो ये एंटीबॉडी बेसिकली
डिफेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, मतलब कि ये सारे ऐसे भी आप देख रहे होंगे कोलेस्ट्रम जो कि एक्स्ट्रा इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, पैसिव इम्यूनिटी टाइप का जाता है इन्फेंट्स के लिए, जो मदर बेबी का फर्स्ट मदर मिल्क जिसको बोलते हैं हम लोग, तो कोलेस्ट्रम के अंदर पाया जाता है आईजीए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इसका चर्चा एनसीईआरटी में किया गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके अलावा आपको बेसिक बात क्या याद रखना है कि ये बॉडी सेक्रीशन के अंदर पाया जाता है। ओके, तो इसमें सलीवा हो सकता है, म्यूकस हो सकता है, टीयर्स हो सकता है, ये सारी चीज़ों में पाया जाएगा आपको आईजीए। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, आईजीडी के बारे में। तो आईजीडी क्या होता है, देखो जनरली कहा जाता है कि आईजीडी जो होता है ना वो लिम्फोसाइट के सरफेस पे पाया जाने वाला एंटीबॉडीज है और बी सेल के एक्टिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑन सरफेस ऑफ लिम्फोसाइट फॉर एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स, है ना, बी सेल्स के एक्टिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका आईजीडी। ओके, अब हम लोग बात करते हैं आईजीई का। इंपॉर्टेंट आ गया, फिर से देखिए, जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं घेर देता हूं इस तरह से। आईजीई, देखिए जनरली आईजीई के बारे में कहा जाता है कि ये मोनोमेरिक होता है। पहला इंपॉर्टेंट बात क्या होता है, ये प्राय होता है मोनोमेरिक, ये मोनोमेरिक है। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या होता है कि ये एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी बात की चर्चा एनसीईआरटी में की गई है कि फॉर एलर्जिक एक्शन, ये एलर्जिक एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कहने का मतलब एलर्जिक एक्शन का मतलब आपको याद होगा, जैसे हिस्टामिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, ये सब आपके बेसोफिल सेल से, मास्ट सेल से प्रोड्यूस होता है, तो ये सब जो होता है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एलर्जिक एक्शन के लिए, या आपके बॉडी में मान लीजिए कहीं पे इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है आईजीई। मतलब बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी होती है ना अंडर द सिस्टम ऑफ इन्फेक्शन, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो स्पेशली आपको याद रखना है एलर्जी के लिए। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं, दैट इज आईजीजी। देखिए आईजीजी जो होता है उसके बारे में कहा जाता है कि ये मोस्ट एबंडेंट एंटीबॉडीज है आपके ब्लड के अंदर पाया जाने वाला। ये क्या है, मोस्ट एबंडेंट है। लगभग पूरे एंटीबॉडीज का 75% यही एंटीबॉडी है आपके जो सेल में पाया जाता है, मतलब आपके बॉडी में या फ्लूइड में पाया जाता है। ओके, क्योंकि ऐसे भी आपको पता है कि एंटीबॉडी जो होता है वो ह्यूमरल इम्यून सिस्टम का एक पार्ट माना जाता है। मैंने बताया भी था एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम, याद आ रहा है आपको। तो मोस्ट एबंडेंट है और स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा एंटीबॉडीज आपका है ये। अब इम्पॉर्टेंट बात इसमें क्या है कि प्लासेंटा से इसका ट्रांसफर होता है। इतना छोटा होता है कि प्लासेंटा के थ्रू ये मदर बॉडी से जो फीटस होता है ना उसके अंदर ट्रांसफर करता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ट्रांसफर वाया प्लासेंटा इनटू फीटस, है ना। प्लासेंटा से फीटस के अंदर ट्रांसफर करने वाला है कौन, आईजीसी। क्लियर है। अब हम लोग बात कर लेते हैं आईजीएम के बारे में। तो आईजीएम भाई सबसे लार्जेस्ट एंटीबॉडीज है आपके बॉडी में पाया जाने वाला। एक्चुअली में ये पेंटामेरिक होता है। क्या होता है, पेंटामेरिक होता है। इसका जो 5 बाइसेप्ट स्ट्रक्चर के मिलने से बनता है ना। और जब आपके बॉडी में कोई भी टाइप का इन्फेक्शन हो तो पहला इनकाउंटर इसी का होता है। ठीक, तो मैं लिख देता हूं, फर्स्ट इनकाउंटर ड्यूरिंग प्राइमरी इन्फेक्शन, प्राइमरी लेवल इन्फेक्शन, या इसको कह सकते हैं फर्स्ट लाइन डिफेंस। ये क्या है, फर्स्ट लाइन
डिफेंस है आपका, ठीक, ओके। तो फर्स्ट लाइन डिफेंस सिस्टम पे ये काम करता है, क्लियर है। तो ये आपका हो गया वेरियस टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज जो अलग अलग टाइप का काम करता है। आपको याद किसको किसको रखना है, IgA याद रखिए, IgE याद रखिए और IgG, ये तीन आपको ज़्यादा याद रखना है। देखिए ये तीन आपको ज़्यादा याद रखना है। और IgA में क्या याद रखना है कि ये बॉडी सेक्रेशन वाला जो पार्ट है उसमें पाया जाता है। जनरली कोलोस्ट्रम हो गया या सेलिवा हो गया, म्यूकस हो गया, ये जनरली ये सब चीज़ों, इन सारी चीज़ों में पाया जाता है। वहीं पे IgE के बारे में बताया मैंने कि एलर्जिक एक्शन को कंट्रोल करने के लिए होता है, बेसिकली एलर्जी को कंट्रोल करता है। और IgG के बारे में मैंने बताया कि मोस्ट अबंडेंट होता है और इसका स्मॉलेस्ट होता है और इसका ट्रांसफर होता है प्लेसेंटा से फीटस के अंदर, ओके। अब हम लोग बात करते हैं कि हाउ डज एंटीबॉडीज परफॉर्म इट्स फंक्शन। एंटीबॉडीज अपने फंक्शन को कैसे परफॉर्म करता है, तो देखिए तो एंटीबॉडीज क्या क्या कर सकता है। देखिए एंटीबॉडी जो है वो न्यूट्रलाइज कर सकता है जो टॉक्सिक मटेरियल्स प्रोड्यूस होते हैं, जो या जो फिर जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है। दूसरा क्या कर सकता है भाई, तो एग्लूटिशन कर सकता है, एग्लूटिशन कर सकता है, ठीक ना। तो एग्लूटिनेशन कर देते हैं, एग्लूटिनेशन कर सकता है। एग्लूटिनेशन का मतलब होता है क्लम्पिंग। क्या कर सकता है, क्लम्पिंग ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स, है ना, फॉरेन पार्टिकल्स का क्लम्पिंग कर सकता है, ओके। तो इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्या कर सकता है भाई, तो ऑब्सोसिनेशन बोलते हैं उसको, ऑब्सोसिनेशन। देखो जनरली ऑब्सोनिटेशन बोलते हैं, ऑब्सोसिनेशन नहीं, ऑब्सोनिटेशन, ऑब्सोनिटेशन ये एक्चुअल टर्म है, ऑब्सोनिटेशन। देखो ऑब्सोनिटेशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आपको याद होगा मैंने बताया था कि जो आपका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या करता था कि इसके अंदर बैक्टीरिया के अंदर या फिर जो भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर परफोरेशन काउज कर देता था और उसके अंदर फिर ये वाटर का जो है मूवमेंट शुरू हो जाता था, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया ब्रस्ट कर जाता था, है ना। दैट फिनोमेनन इज कॉल्ड एज ऑब्सोनिटेशन, ओके। तो क्या कर सकता है, मैं लिख देता हूं, हेल्प इन कंप्लीमेंट इम्यून रेस्पॉन्स, है ना, सच एज परफोरेशन इन पैथोजेंस, है ना। पैथोजेंस के अंदर ये क्या करता है, परफोरेशन काउज करता है, ठीक। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक ना। और क्या कर सकता है, तो सेडिमेंटेशन कर सकता है। क्या कर सकता है, सेडिमेंटेशन कर सकता है ना, मतलब कि जो हार्मफुल केमिकल्स है उसका सेडिमेंट बना करके बॉडी से बाहर करने में हेल्प करेगा आपको। तो ये भी रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है ना। इसको हम लोग प्रेसिपिटेशन भी बोल सकते हैं। क्या करता है भाई, तो प्रेसिपिटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक और हो सकता है लाइसिस करता है। क्या करता है, लाइसिस भी कर सकता है, मतलब ब्रेकिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये सब एक्टिविटीज शो करता है किस, कौन, हमारा एंटीबॉडीज। न्यूट्रलाइज कर सकता है हार्मफुल टॉक्सिक को, एग्लूटिशन कर सकता है, मतलब क्लम्पिंग कर सकता है उसका, ठीक ना।
ऑक्सीनेशन कर सकता है। ऑक्सीनेशन का मतलब क्या हो गया कि परफोरेशन काउज कर देता है बैक्टीरिया के अंदर और न्यूट्रलाइज कर देता है, ये उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, ब्रस्ट करने में रिस्पॉन्सिबल होता है। सेडिमेंटेशन या प्रेसिपिटेशन कर सकता है, जिसकी वजह से वो हमारे बॉडी से बाहर निकल सकता है किडनी के द्वारा या फिर और भी स्वेट के द्वारा, ये सब के द्वारा बाहर निकल सकता है। अच्छा, स्वेट में कौन सा पाया जाएगा? स्वेट के अंदर कौन सा पाया जाएगा भाई? तो स्वेट भी क्या है? हमारे बॉडी का सेक्रेशन है। तो बॉडी का सेक्रेशन किस होता है? किसमें? IgA पाया जाएगा उसमें, है ना। तो IgA जो होता है स्वेट के अंदर भी पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। ओके, और ये एलाइसिस कर सकता है, ब्रेकिंग डाउन कर सकता है उसका। तो इस तरह से हमारा एंटीबॉडीज रिस्पॉन्सिबल होता है डिफरेंट टाइप के एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, जो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। तो आई थिंक आपको ये सारा टॉपिक अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये टॉपिक अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चैनल में बने रहने के लिए। थैंक यू।